नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अधिगम प्रक्रिया के तहत रॉबर्ट एम गैग्ने की अधिगम सोपानकी का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि रॉबर्ट एम गैग्ने कौन है, कहाँ के निवासी हैं और इन्होंने अपने इस अधिगम सोपानकी में किस किस चीज़ का वर्णन किया है, कैसा है इनका अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। तो रॉबर्ट एम गैग्ने जो हैं, सबसे पहला जो प्रश्न इस टॉपिक पे बनता है तो वो है कि रॉबर्ट एम गैग्ने कहाँ के निवासी हैं। तो रॉबर्ट एम गैग्ने जो हैं वो अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं, है ना। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये कौन है, मनोवैज्ञानिक हैं या पशु मनोवैज्ञानिक हैं, ये कौन है? तो रॉबर्ट एम गैग्ने जो हैं वो एक शिक्षा शास्त्री हैं। कौन है? एक शिक्षा शास्त्री हैं रॉबर्ट एम गैग्ने। अच्छा, रॉबर्ट एम गैग्ने जो हैं इन्होंने ये त्रिभुजाकार आकृति में अपने अधिगम सोपानकी का वर्णन किया है, चरणबद्ध तरीके से दिया है। इसीलिए इनकी इस सोपानकी के कई सारे नाम हैं, लोग अलग अलग इनके इस सोपानकी को जानते हैं। जैसे ये शंकु के आकार में बनी हुई है, इसलिए कुछ लोग इसे शंकुनुमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि इन्होंने शंकुनुमा सिद्धांत दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका सिद्धांत जो है वो त्रिभुज के आकार का है, इसलिए हम इसको त्रिभुजाकार सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि त्रिभुजाकार सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट एम गैग्ने ने दिया है। तीसरा है, कोई इनको डेल्टा नुमा सिद्धांत कहता है कि भाई इनका सिद्धांत जो है वो डेल्टा की आकृति का है, इसलिए इसको हम डेल्टा नुमा सिद्धांत कहते हैं। कुछ लोग इसको शंकुनुमा सिद्धांत कहते हैं और कुछ लोग इसको श्रृंखला अधिगम सिद्धांत कहते हैं। वास्तविकता में ये श्रृंखला अधिगम सिद्धांत ही हैं। अगर कहीं जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रृंखला अधिगम सिद्धांत किसका है, तो गैग्ने का है ना। अच्छा, इन्होंने अपने इस जो अधिगम सोपानकी का वर्णन है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में किया है, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1965 में किया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक का प्रकाशन 1965 में किया था। इनकी बुक को हम लोग हिंदी में कहते हैं सीखने की दशाओं का वर्णन, कि हम किन किन परिस्थितियों में या किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से हम अधिगम करते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो गैग्ने की पुस्तक है। किस हैं? और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो शंकुनुमा त्रिभुजाकार सिद्धांत, डेल्टा नुमा सिद्धांत और श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनमें से किसी भी नाम के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है, तो सभी का आंसर होगा क्या? गैग्ने का है। अब देखिए, गैग्ने ने अपने जो ये अधिगम सिद्धांत हैं, इसको सोपानकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने, सोपान माने होता है चरण, क्रम बाय क्रम संबंधित किया है, क्रम बाय क्रम दिया है। बताया है कि अधिगम का सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा होता है। इन्होंने बताया है, गैग्ने साहब ने, कि अधिगम जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, चरण बाय चरण होता है। तो इन्होंने सबसे पहले इनके सोपान का जो सबसे पहला चरण है वो है आपका संकेत अधिगम संकेत अधिगम। पहला चरण कौन सा है? संकेत अधिगम। इन्होंने कहा कि जब भी हम सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से करते हैं? संकेतों से करते हैं, संकेत के माध्यम से हम सीखते हैं। तो सबसे प्रथम सिद्धांत इनका है संकेत अधिगम का सिद्धांत। दूसरा इनका है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा इनका है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा इनका है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक सहचर अधिगम। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम। छठा है संप्रत्यय अधिगम। सातवां है सिद्धांत अधिगम और सबसे आठवां और लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। सबसे न्यूनतम, अब प्रश्न यहाँ ऐसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गैग्ने के अनुसार सबसे निम्न श्रेणी का सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे निम्न श्रेणी का सिद्धांत है संकेत अधिगम का सिद्धांत। सबसे निम्न श्रेणी का सिद्धांत है संकेत अधिगम। सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम है। कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। दो प्रकार से पूछा जाता है, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। अच्छा,
अब ये 8 हैं, 8 स्टेप हैं या 8 चरण हैं इनके सिद्धांत के। इसमें से ये जो प्रथम 4 चरण हैं, प्रथम 4 चरण हैं, ये प्रथम 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये निम्न श्रेणी अधिगम के अंतर्गत आते हैं चारों। सबसे निम्न पूछा जाए तो संकेत अधिगम होगा, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और उसके बाद श्रृंखला अधिगम, और उसके बाद शाब्दिक सहचर अधिगम। ये निम्न श्रेणी के अधिगम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ये चारों दे देंगे, शाब्दिक सहचर अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम। इनका क्रम बदल सकते हैं एग्जाम में और पूछ देंगे इसमें सबसे निम्न श्रेणी का कौन सा है। तो हमें याद रखना है कि संकेत अधिगम है, और इनके जो ये चरण हैं इनको क्रम बाय क्रम हमें याद करना है, क्योंकि इनका क्रम जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये प्रथम 4 हैं जिनको हम निम्न श्रेणी में रखते हैं, और ये ऊपर के 4 हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यानी बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इन चारों को हम लोग उच्च श्रेणी अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। तो निम्न श्रेणी में 4 और उच्च श्रेणी में 4। सबसे उच्च समस्या समाधान, सबसे निम्न संकेत अधिगम, है ना। तो उच्च और निम्न हमें पता चल गया है, और ये 4 हमारे निम्न श्रेणी में आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां, 6ठा, 7वां हमारा आता है उच्च श्रेणी में। आप कहते हैं कि इसे हम निम्न श्रेणी में क्यों रखते हैं, क्या वजह है जो इनको हम निम्न श्रेणी में रखते हैं। तो वजह ये है, कहते हैं ये प्रथम जो 4 प्रकार का अधिगम होता है, 4 चरण में जो अधिगम होता है, ये अधिगम हमारे व्यवहार पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, हमारे व्यवहार पर आधारित होता है। दूसरा, इन 4 चरणों में हमारे पास इन 4 चरणों में हम चिंतन नहीं करते हैं, हमें कम चिंतन की आवश्यकता होती है, चिंतन और तर्क का अभाव पाया जाता है इन 4 चरणों में, इसलिए इसे निम्न श्रेणी अधिगम कहा जाता है। और ये जो ऊपर के 4 हैं हमारे 5, 6, 7 और 8वां चरण, इसमें क्या होता है, तर्क और चिंतन प्रारंभ हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम बहुविभेदन अधिगम में जाते हैं तो हमारे पास चिंतन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता जो है वो जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे तर्क और चिंतन प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसको उच्च श्रेणी अधिगम कहा जाता है। और यहाँ तर्क और चिंतन का अभाव होता है, इसलिए इसे निम्न श्रेणी के अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, क्या इन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत में बताया है, कैसे कैसे हम लोग सीखते हैं। सबसे जो निम्न श्रेणी का सिद्धांत है या पहला जो सिद्धांत है वो आपका है संकेत अधिगम का सिद्धांत। संकेत अधिगम का जो सिद्धांत है वो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव का जो सिद्धांत है, अभी हम अपने आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, कैसे इसमें कार्य होता है। थोड़ा आपको संक्षेप में बता देते हैं कि पावलोव जो थे वो एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था, उसके बाद उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। अब पिंजड़े में बंद करने के बाद पावलोव महोदय ने क्या किया कि उस पिंजड़े के बाहर एक बेल लगी हुई थी और जिसका जो साउंड था वो अंदर सुनाई देता था। पहले उन्होंने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद भोजन उसको दिया। भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ गई। एक तो वो भूखा था और दूसरा ये हमारी स्वाभाविक क्रिया होती है कि भोजन को देख करके मुंह में लार आना। तो बेल बजाई और उसके बाद उसके तुरंत बाद उसको भोजन दिया, तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब इन्होंने अपने इस प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन दोहराया, 2, 4, 6 दिन यही प्रक्रिया की कि बेल बजाएं, बेल बजाने के बाद तुरंत उसको भोजन दें। अब कुत्ता क्या है, वो ये सीख गया कि हाँ घंटी बजेगी तो हमको भोजन मिलेगा। कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया कि बेल तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। बेल बजी तो कुत्ते ने सोचा कि हाँ अब तो मुझे भोजन मिलेगा और उसके मुंह से जो है वो लार आने लगी, है ना। यहाँ वो ये प्रदर्शित करते थे, यहाँ जो इनकी घंटी थी, घंटी की जो आवाज़ थी वो क्या था, संकेत था। संकेत था
किस चीज़ का संकेत था कि अब भोजन मिलेगा। तो ये जो पहला इनका स्टेप है, पहला जो चरण है, वो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है कि हम जब अधिगम प्रारंभ करते हैं तो हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। संकेतों के माध्यम से हम स्वाभाविक क्रिया करते हैं। जैसे अच्छा, और एक चीज़ सुनिए कि संकेतों के माध्यम से अधिगम जो है वो मनुष्य भी करता है, मनुष्य भी करता है और पशु पक्षी भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और पशु पक्षी भी करते हैं। इसीलिए पहले देखा होगा कि जब टेक्नोलॉजी की इतनी व्यवस्था नहीं थी तो कबूतरों के माध्यम से या ये आपके बाज होते थे, इनके माध्यम से इन्हें ट्रेंड किया जाता था। कैसे ट्रेंड किया जाता था? संकेत के आधार पर ही तो इन्हें सिखाया जाता था। उस टाइम कैसा होता था, ये लोग संकेत अधिगम के माध्यम से ही सीखते थे और ये क्या संदेश वाहक का कार्य करते थे। जैसे कई सारी मूवी में या सीरियल में दिखाया जाता कि घोड़े है, घोड़े के ऊपर उन्होंने पत्र लिख करके और उसके गले में टांग दिया और वो गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो कैसे पहुंच गया? उसको पहले सिखाया गया होगा ना। कैसे सिखाया गया होगा? तो संकेत के माध्यम से सिखाया गया, संकेत के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग होती है। अभी भी जैसे डिफेंस वगैरह में जो ये कुत्तों का सहारा लिया जाता है, डॉग्स का लिया जाता है, इन्हें क्या किया जाता है? संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। तो संकेत अधिगम होता है। दूसरा, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में हैं, इस तरीके का प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, टेट और सीटेट में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि लाल बत्ती को देख करके अचानक से रुक जाना, लाल बत्ती या लाल सिग्नल को देख कर गाड़ी का रुकना, या एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो जा रहा है, अचानक से सिग्नल जो है वो रेड हो जाता है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो अचानक से रुक जाता है। ये क्या है? ये संकेत अधिगम है ना। ये संकेतों के माध्यम से हमें सीख लेते हैं कि हाँ, रेड लाइट हो गई तो इसका मतलब खतरा है, इसका मतलब गाड़ी आने वाली है। हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। दूसरी चीज़, जैसे बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं, तो शिशु कैसे सीखते हैं? जैसे उनको हम लोग पढ़ाते हैं कि आ से अनार, आ से अनार, उन्हें हम पढ़ाते हैं कि आ से अनार होता है ना। तो वो इस आ को नहीं जानते हैं, इस आ को नहीं पहचानते हैं, लेकिन पहचानते किसको हैं? अनार को पहचानते हैं, आम को पहचानते हैं। पढ़ाते हैं का से कबूतर, तो वो कबूतर को पहचानते हैं जो कबूतर को उन्होंने देखा है ना। तो जैसे हम उनको पढ़ाते हैं कि का से कबूतर, तो उनके दिमाग में ये चीज़ उभर के आ जाती है कि हाँ, कबूतर ऐसा होता है और ये का से होता है ना। वो का लिखना भले ही ना जाने, का मतलब क्या है ये ना जाने, लेकिन हाँ, वो कबूतर को जानते हैं। यही है संकेत अधिगम। इसीलिए जब भी आप छोटे बच्चों की बुक्स देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा कलरफुल या चित्रों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है, सबसे सरलतम अधिगम यही है। इसीलिए चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से हम बालकों को पढ़ाते हैं। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है आपका संकेत अधिगम, जिसमें हम चिन्हों के माध्यम से जाते हैं। जैसे इस समय रोड पे देख लीजिए क्रॉसिंग के लिए कि हाँ, ये पैदल वाला पथ है, या यहाँ पे रोड क्रॉस करना है, यहाँ डाइवर्जन है, लोगो लगे होते हैं रोड पे। तो उनको देख करके क्या होता है, उन चिन्हों को देख करके, वहाँ हमें कोई बताता नहीं है कि नहीं भाई वहाँ से आगे से डाइवर्जन है, उन चिन्हों को देख करके हम सीख लेते हैं कि हाँ, आगे जाके आगे डाइवर्जन है, या आगे क्रॉस दिया गया है, या आगे पुल है, या पुल सकरा है, या आगे इधर हमें फुटपाथ पे चलना है। ये सारा क्या है, हम संकेत अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे प्रथम जो इनका चरण है वो है संकेत अधिगम। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है, इनका ये जो द्वितीय चरण है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं हमें अनुक्रिया करने के लिए, या हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं तो उस अनुक्रिया को करने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई उद्दीपक का होना आवश्यक है। जब हमारे सामने कोई ना कोई उद्दीपक होगा तभी हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। वो उद्दीपक हमारे सामने किसी भी रूप में हो सकता है,
किसी वस्तु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी स्थान के रूप में। यानी उद्दीपक का कार्य सिर्फ ये होता है हमें प्रेरित करना, और जब हम प्रेरित होते हैं तभी हम कोई अनुक्रिया करते हैं। हमने कहा नहीं, अगर हमें सीखना है, हमें अधिगम करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें तत्पर होना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो हम तैयार कैसे होते हैं, जब हमारे सामने कोई ना कोई उद्दीपक होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो विद्यालय जाता है, तो वो विद्यालय जाता है किस लिए जाता है कि हाँ यार हमें पढ़ना है। तो पढ़ना जो है वो क्या है, उसके लिए उद्दीपक है, इसीलिए तो वो सुबह तैयार होता है, उसके बाद विद्यालय जाता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे सामने कोई ना कोई उद्दीपक होता है। उस उद्दीपक से रिलेटेड ही, इसी उद्दीपक के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ये इनका अधिगम सोपान का द्वितीय चरण है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो कि स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा इनका है, जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ पावलोव महोदय आ गए, यहाँ स्किनर आ गए, इसीलिए ये जो प्रथम चार हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये जो है वो व्यवहारवाद पे आधारित, क्योंकि ये जो पावलोव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं और C.H. हल हैं, ये लोग कौन हैं, व्यवहारवादी हैं। कौन है, व्यवहारवादी हैं ये चारों लोग, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और C.H. हल, ये लोग क्या हैं, व्यवहारवादी है। क्योंकि यहाँ दो तो आ ही चुके हैं, संकेत अधिगम में पावलोव आ गए हैं और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में स्किनर आ गए हैं। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है श्रृंखला अधिगम। अब अगर ये पूछा जाए कि श्रृंखला अधिगम जो है ये किसने दिया, तो श्रृंखला अधिगम किसने दिया है, गैगने महोदय ने, रॉबर्ट गैगने ने श्रृंखला अधिगम दिया है। श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत रॉबर्ट एम गैगने का है। अब देखिए श्रृंखला अधिगम क्या है, इन्होंने अपना तृतीय चरण जो श्रृंखला अधिगम बताया है। तो श्रृंखला अधिगम में क्या होता है, श्रृंखला अधिगम में क्या है कि गैगने साहब कहते हैं कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से सीखना क्या होता है, हमारे लिए सरल हो जाता है। जैसे बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं हम लोग, तो क्रमबद्ध पहले छोटा पढ़ाते आ, फिर बड़ा, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई। अगर हम इनका क्रम तोड़ दें, अगर हम इनका क्रम तोड़ देते हैं, जैसे हम पढ़ा दें पहले आ, फिर पढ़ा दें बड़ी ई, फिर बड़ा आ, तो क्या होगा, सीखने में कठिनाई हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को चेन सिस्टम द्वारा सीखते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखते हैं, तो हमें सीखने में आसानी होती है। जैसे गणित के ज्ञान में हम आपकी काउंटिंग सीखते हैं, या पहाड़ा या टेबल सीखते हैं, है ना, या वर्णमाला सीखते हैं, या अल्फ़ाबेट्स आप इंग्लिश के सीखते हो, तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से सीखना क्या होता है, सरल हो जाता है, और जो सरल हो जाता है तो वो हम जल्दी सीख लेते हैं। तो ये श्रृंखला अधिगम का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट गैगने ने दिया है, और अपने इस सोपानिकी में इन्होंने तृतीय चरण के रूप में इसको रखा है। जैसे इसमें क्या है, श्रृंखला अधिगम में इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़की थी, उसका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो अपने घर में सब सारा सामान जो है अस्त व्यस्त डालती है। जैसे विद्यालय से अगर आई तो बैग कहीं पड़ा है, यूनिफॉर्म कहीं है, उसकी बुक्स जो हैं वो कहीं है, उसका जो भी यूज का सामान है वो इधर उधर पड़ा रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा सामान अपना सही जगह पर रखा करो, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। तो उसकी माँ ने एक प्रयास किया। कैसा प्रयास किया कि उन्होंने दीवार पे खूंटियाँ लगा दी। खूंटी लगाने के बाद अब जब उनकी बेटी दूसरे दिन विद्यालय से घर आई तो उन्होंने कहा, जैसे वो अंदर आई और इधर उधर सामान फेंकने लगी, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा बाहर जाओ, सामान उठाओ और बाहर जाओ। तो वो बाहर गई, बोली अब दोबारा अंदर आओ, तो वो दोबारा अंदर आई। उसके बाद उन्होंने कहा खूंटियों पे टांगो, यहाँ पर बैग टांगो, यहाँ यूनिफॉर्म टांगो, यहाँ अपनी बुक्स रखो, सामान रखने की जगह उनको बताई कि यहाँ यहाँ आपको रखना है। दूसरे दिन जब वो विद्यालय गई उनकी बेटी, उसके बाद दोबारा फिर आई, तो एक दिन में तो अधिगम हो नहीं जाता है, क्योंकि एक चैप्टर है हमारा मनोविज्ञान में आदत का, तो एक दिन में तो अधिगम होगा नहीं। अब क्या है, किसी आदत को बनाने के लिए हमें 21 दिन चाहिए। कितने चाहिए? 21 दिन। कोई भी आदत को सीखने में भी 21 दिन का समय लगता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है, और किसी आदत को छोड़ने में भी 21 दिन का समय लगता है।
तो एक दिन में तो सीख नहीं जाएगी, ये प्रक्रिया कम से कम 21 दिन तक दोहरानी पड़ेगी। अब क्या है, बिटिया आई, अगर फिर से उसने सामान इधर उधर रखा, फिर उसकी माँ ने वही कहा बाहर जाओ, सारा सामान उठा के अंदर आओ, फिर स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ जो भी रखना है वो रखो। तो ऐसी प्रक्रिया वो दोहराती गई और जैसे ही उसकी आदत में वो चीज़ शामिल हो गई, फिर उसकी माँ को कहने की आवश्यकता नहीं हुई कि बेटा अब आपको सामान कहाँ रखना है। वो स्वयं आए और अपना जहाँ बैग रखना है वहाँ बैग रखा, जहाँ बुक्स रखना, जहाँ यूनिफॉर्म रखना है वहाँ यूनिफॉर्म रख दी। तो ये भी एक श्रृंखला अधिगम है कि हम क्या है, चेन बाय चेन सीखते हैं, सिस्टम मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। उसको सीखने में क्या होती है कि थोड़ा हमें सरलता हो जाती है। तो ये श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट गैने ने दिया है और अपने इस सोपानिकी में तृतीय चरण के रूप में रखा। चौथा है हमारा शाब्दिक सहचर अधिगम। क्या है, शाब्दिक सहचर अधिगम। शाब्दिक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शाब्दिक सहचर अधिगम किसने दिया है। शाब्दिक सहचर अधिगम दिया है आपका डेविड आसुबेल ने। किसने दिया है, डेविड आसुबेल ने। इन्होंने क्या कहा है कि हम शब्दों की सहायता से, सहचर माने होता है संबद्ध करके सीखना, संबद्ध करके सीखना। हम शब्दों के सहायता से पर्यावरण को जोड़ करके पढ़ते हैं, पर्यावरणीय वातावरण को शब्दों के साथ जोड़ करके पढ़ लेते हैं। उसको हम शाब्दिक सहचर अधिगम कहते हैं। शाब्दिक सहचर, जहाँ हम शब्दों के माध्यम से अधिगम करते हैं। जैसे शाब्दिक सहचर अधिगम जो होता है वो आपका साहित्यिक विषयों में ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा रहे हो, संस्कृत का साहित्य पढ़ा रहे हो, जिसमें गद्य या पद्य जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसमें, तो उसमें शाब्दिक सहचर अधिगम का प्रयोग होता है, जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार किया जाता है, शब्दों के द्वारा परिस्थिति से छात्र को जोड़ा जाता है। जैसे वो किसी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं या वीर रस की कविता सुना रहे हैं, श्रृंगार रस की कविता सुना रहे हैं और छात्रों को उसको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो रहा है, शब्दों के माध्यम से वो उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, उस चीज़ की रसानुभूति करते हैं। तो वो आपका होता है शाब्दिक सहचर अधिगम, जो कि दिया किसने है, डेविड आसुबेल ने। और गैगने महोदय ने इसको अपने चौथे चरण पे इनके इस अधिगम को रखा है। तो डेविड आसुबेल ने जो कहा है कि शाब्दिक सहचर अधिगम जो है वो 4 तरीके से होता है ना। जैसे पहला इन्होंने दिया है कि अधिग्रहण, पहला क्या दिया है, अधिग्रहण। दूसरा दिया है रट कर सीखना और तीसरा दिया है खोज करके सीखना और चौथा दिया है अर्थपूर्ण ढंग से सीखना। कि सबसे पहले होता है कि अधिग्रहण, हम शब्दों को कैसे सीखते हैं, लिख करके जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, हम उनका अधिग्रहण कर लेते हैं, यानी हम उसको धारण कर लेते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क्या पहले किसी चीज़, जैसे बच्चा है, बच्चे को लिखने के लिए दिया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले जब वो किसी चीज़ को देखता है, कोई शब्द उसको लिखना है तो सबसे पहले वो किसी चीज़ को देखेगा, तब एक बार पढ़ लेगा, उसके बाद जब वो उस चीज़ को लिखेगा उस टाइम वो पढ़ लेगा और लिखने के बाद वो एक बार पढ़ लेगा। तो क्या होगा, 3 बार वो पढ़ लेगा तो क्या होगा, उस शब्द का अधिग्रहण हो जाएगा, यानी वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा, धारण कर लेगा। तो पहला स्टेप है अधिग्रहण, यानी लिख करके सीखना। दूसरा है रट करके सीखना। अब क्या है, ये प्रणाली भी हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में लागू है, अब नहीं है, अब रटन प्रणाली पर रोक लगा दी गई है। पहले होता था कि किताब है उसको रटते जाओ, कविता है रट के याद कर लो, भले ही उसका तुम्हें अर्थ समझ में आए या ना आए, भाव समझ में आए या ना आए, उसमें कौन सा रस छंद अलंकार का प्रयोग हुआ है ये छात्र समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन कि रट लीजिए कुल मिला के। तो रट कर सीखना है इसका स्टेप शाब्दिक सहचर अधिगम का। तीसरा उन्होंने दिया है खोज करके सीखना। अब यहाँ क्या है कि बच्चे जो हैं उन्हें कोई भी समस्या दी जाती है या कोई भी उनके सामने प्रोजेक्ट दिया जाता है, उससे कहें कि आप इसको खोज करके लाइए। तीसरा है खोज करके। इसमें थोड़ा सा बच्चे जो है वो क्रियाशील होते हैं, क्योंकि खोज विधि जो है वो कैसी है, क्रियाशील होती है। और सबसे जो अच्छा और उत्तम आसुबेल ने बताया है वो बताया है अर्थपूर्ण ढंग से सीखना। किसी भी विषय को अगर हम अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं तो वो क्या है, स्थायी हो जाता है। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं शॉर्ट तरीके से ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं कि हाँ हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करें, यानी संकेत अधिगम के द्वारा सीख लें। परिभाषाएं याद करें तो किसी चीज़ से कनेक्ट करके या किसी नाम से या किसी वस्तु से कनेक्ट करके सीख लें। शॉर्ट टिक बहुत चल रही है वीडियो में, है ना। लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप थ्योरेटिकल ढंग से पढ़िए,
आप जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आपके अंदर जनरेट होगी, क्योंकि आप क्या है उस चीज़ के अर्थ को समझ पाएंगे, उस चीज़ को धारण कर पाएंगे, और वो जो धारण करेंगे वो आपका आगे जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रयोग आप कर पाएंगे। तो ये 4 प्रकार का सीखना डेविड आसवेल ने बताया है शाब्दिक सहचर अधिगम के अंतर्गत। एक अधिकरण करके सीखना, रटकर सीखना, खोज करके सीखना और अर्थपूर्ण ढंग से सीखना। इनके उस पर भी एक प्रश्न बनता है कि डेविड आसवेल के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार का सीखना कौन होता है? तो होता है अर्थपूर्ण ढंग से सीखना, जहाँ हमें कोई कविता या कोई पाठ पढ़ाया गया है तो उस चीज़ को उसके अर्थ को हम समझ सकें कि आखिर ये चीज़ है क्या, है ना। इस तरीके से सीखना आपका अर्थपूर्ण ढंग से सीखना कहलाता है। तो ये इनके 4 चरण हो गए, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक सहचर अधिगम। अब हम लोग 5वां पढ़ेंगे जो है बहुविभेदन अधिगम। यहाँ से क्या हो गया, आपके तर्क और चिंतन की स्थिति प्रारंभ हो गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता कि ये किस पर आधारित है, संज्ञान पर आधारित है, और इधर ये जो प्रथम 4 चरण हैं वो आपके व्यवहार पर आधारित है। तो संज्ञान यहाँ पे तर्क और चिंतन आपका शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया देखिए जरा। 5वां जो स्टेप आपका है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन यानी हमें विभेद करना है। विभेद मतलब अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करके सीखना है। जैसे हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक आ जाएं। अगर एक व्यक्ति है उसे भूख लगी है और उसके सामने कई सारे उद्दीपक रख दिए गए, खाने का भी एक खाने की सामग्री रख दी गई, उसके बाद खेलने की भी सामग्री रख दी गई, उसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े रख दिए गए, अच्छे अच्छे खिलौने रख दिए गए, और उसके बाद उससे कहा जाए कि आपको इसमें क्या चीज़ पसंद है, तो वो किस चीज़ का चयन करेगा? क्योंकि लगी तो है भूख, तो उसे कौन सा उद्दीपक चाहिए जो उसकी भूख को शांत करे। यानी जो भी खाने की सामग्री होगी वो उस सामग्री का चयन करेगा। मान लीजिए कोई एक बालक है या एक शिशु है, उसके सामने कई सारी चीज़ें रख दी जाएं, खाने का भी सामान रख दिया, खेलने का भी सामान रख दिया, पैसे भी रख दिए। अब क्या है, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो आवश्यकता उसके शरीर में महसूस हो रही होगी कि हमें क्या चाहिए, तो अगर उसको प्यास लगी है तो वो पीने का ढूंढेगा कि ये पानी कहाँ है। भले ही चाहे जितना उसके सामने उद्दीपक रखे रहें, खेलने का सामान रखा रहे, खाने का रखा रहे, है ना, लेकिन वो या कपड़े रखे रहें, तो वो उस चीज़ को ढूंढेगा जिससे उसकी उस प्यास को शांत किया जा सके। अगर वो भूखा है तो वो उस सामान को ढूंढेगा जिससे उसकी भूख को शांत किया जा सके। ये होता है बहुविभेदन अधिगम, जहाँ बहुत सारे उद्दीपक हों और उनमें से आपको विभेद यानी अंतर करना है कि हमारे लिए कौन ज़्यादा आवश्यक है। जैसे बहुत सारे रंगों में कोई एक रंग ढूंढना बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत आता है। एक बच्चे को आप किसी दुकान पर ले गए कपड़ा खरीदने के लिए कि चलो आज आपको हम ड्रेस दिला देते हैं, और वो वहाँ पर जो दुकानदार है वो कई सारे कलर्स दिखाता है, बच्चे को कई कलर के कपड़े उनको दिखाता है। अब उसमें से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, और उसमें से वो कोई एक छांट लेता है। वो आपका बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत आता है, जहाँ हमें विभेद करने की क्षमता, हमारे अंदर अंतर करने की क्षमता जनरेट हो जाती है। और लेकिन ये यहाँ क्या होता है, वो कैसे अंतर करता है, क्योंकि उसके अब यहाँ से क्या हो जाता है, चिंतन के द्वारा उस चीज़ को सोचता है कि हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा, ये चीज़। अगला आपका है संप्रत्यय अधिगम। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट बन जाना, यानी संप्रत्यय, एक संप्रत्यय मतलब एक पिक्चर कहें हम या प्रतिमा कहें, बन जाना। इसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु का अगर नाम लिया जाए और वो वस्तु हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ ये ऐसी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसका मतलब एक अर्थ जो है वो हमने समझ लिया। वो वस्तु कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, कैसी दिखती है, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, भले ही वो वस्तु हमारे सामने नहीं है। जैसे कोई पिता है और वो मार्केट गए हुए हैं, बाज़ार गए हैं, और वो वहाँ से कोई खिलौना लाते हैं या मोबाइल फ़ोन लाते हैं या खाने की कोई वस्तु लाते हैं,
और अपने बच्चे से कहते हैं कि मैं आपके लिए शेर लाया हूँ, शेर वाला टॉय लाया हूँ, खिलौना लाया हूँ। या गर्ल्स को गुड़िया पसंद होती है, हम गुड़िया आपके लिए लाए हैं, या बच्चों के लिए हम आपके लिए गन लाए हैं। तो वो उन्हें दिखाए ना, लेकिन बच्चों के दिमाग में फीचर्स बन जाता है कि हाँ कैसी वाली लाए होंगे, वो किस तरीके की बनी होगी। तो ये एक प्रत्यय होता है कि वो वस्तु हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम उसकी आकृति जो है वो अपने दिमाग में उसकी जो पिक्चर होती है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। उससे हम संप्रत्यय कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग। और यहाँ भी क्या हो जाता है, चिंतन। बच्चा दिमाग तो लगाएगा ना कि ये कैसी होगी, कैसी लाए होंगे पापा मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं है। या वो बोल के गए कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ मार्केट से लेकर आएंगे, शाम को जब आएंगे तो तुम्हारे लिए बंदूक लेकर के आएंगे, या तुम्हारे लिए बैग लेकर के आएंगे, या तुम्हारे लिए बुक लेकर के आएंगे। अब बच्चा पूरे दिन थिंकिंग करता है, सोचता है कि कैसी होगी, कैसा टाइटल होगा, अगर बुक है तो कैसा टाइटल होगा, कैसी दिखती होगी, और अगर कोई खिलौना लाया तो कैसा होगा। अपने दिमाग से उसमें वो उसके फीचर्स याद करने लगता है। तो ये होता है क्या, संप्रत्यय अधिगम, जहाँ वस्तु हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसका जो चित्र है, उसके जो फीचर्स हैं वो हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और किस कारण कैसे आते हैं, चिंतन के माध्यम से हम सोचने लगते हैं और वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। ये आपका संप्रत्यय अधिगम है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगला है हमारा सिद्धांत अधिगम। यहाँ क्या है, अब यहाँ तक आते आते जो हमारे सीखने का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया, इसीलिए उच्च श्रेणी अधिगम कहा जा रहा है। 5वें नंबर से शुरू हो गया बहुविवेदन से उच्च श्रेणी अधिगम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चिंतन की का जो स्तर है वो बढ़ चुका है, कल्पना शक्ति बढ़ गई है, तर्क शक्ति बढ़ गई है। तो यहाँ सिद्धांत अधिगम। अब जैसे बच्चों को बताना है कि बर्फ़ का जमना, बर्फ़ कैसे जमती है, या बर्फ़ कैसे पिघलती है, या बादल कैसे बनते हैं, ये सब क्या है। अब यहाँ बच्चा नियमों के द्वारा सीखने लगता है, सिद्धांत या नियम द्वारा सीखना। कौन से नियम के द्वारा, कौन सा नियम लगता है जब बर्फ़ जमती है, कौन सा नियम होता है जब बर्फ़ पिघलती है, कैसे बादल बनते हैं, कैसा जल चक्र होता है, ये सारी चीज़ें वो नियमों के आधार पर सीखने लगता है। तो यहाँ पर होता है आपका सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम, इसको भी कहा जाता है। अगला आपका है सबसे जो उच्च कोटि का अधिगम होता है वो होता है आपका समस्या समाधान अधिगम, जिसमें जो चिंतन होता है, जो तर्क होता है, जो कल्पना शक्ति होती है वो भी उच्च क्वालिटी की होती है। क्योंकि हम अपनी समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर चिंतन और तर्क जैसी मानसिक क्रियाएं क्रियाशील नहीं होंगी। हमारे सामने या बच्चे के सामने कोई समस्या रखी जाती है, या हमारे सामने ही कोई समस्या आ जाती है, तो उस समस्या का हम समाधान कैसे करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और उस समस्या को हम कैसे हल करेंगे इसके लिए तरीके, भिन्न भिन्न तरीके ढूंढते हैं। तो इसीलिए इसको संज्ञानवादी अधिगम भी कहा जाता है। अभी आगे पढ़ाया जाएगा, गेस्टाल्ट वादियों ने संज्ञानवादी अधिगम दिया है, जिसमें आपके कोहलर महोदय ने एक चिंपैंजी पर अध्ययन किया है। उसमें एक चिंपैंजी जो है उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उस कमरे में कई छोटे छोटे बॉक्स जो है वो एक कोने में रख दिए जाते हैं, ऊपर केले टांग दिए जाते हैं। अब वो चिंपैंजी जो है वो चाहता है कि हमें ये केले मिल जाए, तो उनको पाने के लिए वो उछलता है, कूदता है ना। उसके बाद कई सारे वो प्रयास करता है, फिर अचानक से उसके दिमाग में जनरेट होता है कि वो एक बॉक्स उठा लाता है और उस बॉक्स को रख के उसके ऊपर खड़ा होता है, फिर भी नहीं पहुंचता है। फिर वहाँ और सारे बॉक्स हैं तो वो और उठा के रखता है, एक रखता, दो रखता, इस तरीके से रखता जाता है। और एक स्टेप ऐसा आ जाता है कि जिस स्टेप पे वो खड़े होकर के उन केलों को ले लेता है। यानी है क्या, यहाँ पर उसने अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग किया है, उसने अपने तर्क शक्ति का प्रयोग किया है, तभी तो वो अपनी समस्या का समाधान कर पाया है। इसी प्रकार जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम विभिन्न प्रकार का चिंतन करते हैं, विभिन्न तरीके से सोचते हैं, कई सारे उसके तरीके ढूंढते हैं कि हम कैसे इस समस्या का समाधान करें। तो सबसे इसीलिए इसको उच्च कोटि का अधिगम कहा जाता है, क्योंकि इस स्तर पर हमारे जो चिंतन और तर्क की क्षमता होती है वो बढ़ चुकी होती है। तो ये आपके 8 प्रकार के इनका अधिगम सोपानकी के 8 चरण हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर करें और बताएं जो भी कमियां हैं या और
जो भी हमें इम्प्रूव करना है तो उस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।